अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे, आपके रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे और आप खूब इबादत भी कर रहे होंगे। और लाहौर न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि आपसे डिफरेंट रेमेडीज़ शेयर करते हैं और आपको मुफीद मशवरे दिए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ उनसे भरपूर आप फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ओरल हेल्थ को लेकर, किस तरह से आप दांतों की सफाई अपनी कर सकते हैं, दांतों को कैसे साफ रख सकते हैं और जिस तरह से मसूड़ों के बहुत से मसाइल होते हैं। इसके साथ साथ रोज़े की हालत में हम देखते हैं हमारे मुंह से बदबू बहुत आती है, इसके पीछे क्या वजह है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सलीमा मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। और आप बताएं आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, मौसम बड़ा अच्छा है और मुझे लगता है ये अल्लाह की तरफ से हम सबको एक नेमत ही मिली है माशाल्लाह से, तो बड़ा मजा ऐसा ही है। और अब बात करेंगे हम प्रोग्राम में आगाज करते हैं पहले तो ओरल हेल्थ को लेकर ये कितनी ज़रूरी है और ख़ासतौर पर रोज़े की हालत में हम देखते हैं कि हमारे मुंह से बदबू बहुत आती है। इसके पीछे क्या वजह क्या होती है? ऐसी कौन सी गलतियां हम करते हैं आम रूटीन में जिसकी वजह से हमें इसका सामना करना पड़ता है? हाँ, अच्छा, ये कहावत है कि पेट का जो दरवाज़ा होता है ना मुंह से निकलता है। तो आप देखिए, अगर आप जो भी खा रहे हैं, अगर आपने वो अच्छा खाया तो आपके पेट में तेज़ाबियत, आपके पेट पे प्रेशर्स वो वाले नहीं पड़ेंगे। तो यूजुअली हम पेशेंट्स को कहते हैं रमज़ान हो या ना हो, लेकिन आपने अपनी डाइट का बहुत ख्याल करना है, अपनी सिलेक्शन ऑफ फूड्स बहुत ज़रूरी है। सो दांतों का ख्याल अगर मैं कहती हूँ ओरल हेल्थ, तो लोगों को पता ही नहीं कि ओरल हेल्थ में क्या क्या चीज़ें हैं। ओरल हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं पहले कि इसमें आपके मसूड़े भी आ जाते हैं, आपके दांत भी आ जाते हैं, आपके गाल, आपके होंठ, आपके फेस और आपका नेक वगैरह सब कुछ आ जाता है। इसके बाद हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो बात शिकायत करते हैं कि जबड़ों में बहुत तकलीफ है, जबड़ों का मसला बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में ठंडा गर्म बहुत लगता है। तो यूजुअली हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं और जो रमज़ान में सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि हमारा मौजू इससे लिंक में है, तो हमारे पास पेशेंट्स बदबू के साथ बहुत आते हैं और गंदगी के साथ बहुत आते हैं। तो होता क्या है कि जब वो सहरी कर लेते हैं और वो पूरा दिन सोने में गुजारते हैं या सहरी के बाद ब्रश नहीं करते, और ब्रश करने का भी एक तरीका होता है। हम हमेशा पेशेंट्स को ये समझाते हैं कि आप जब ब्रश करते हैं तो आप दांतों को मसूड़ों से दांतों की तरफ आप ब्रश तो करते हैं राउंड मोशन में, लेकिन आखिर में आप जबान पे ब्रश करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अजीब सी बदबू भी आती है, जिसे हम अपने अल्फाज में हेलिटोसिस कहते हैं, बैड माउथ या बैड ब्रीदिंग कहते हैं। सो होता क्या, बैड स्मेल आने से आपके साथ जो कोई बैठा है तो उसको भी जो है वो बदबू आ रही होगी और आपको खुद भी कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो हमेशा रोज़ा बंद करने से पहले आपने ये चीज़ ज़रूर करनी है। हम बड़ों में कहते हैं कि मटर के दाने जितना आपने पेस्ट लेना है और छोटों में हम कहते हैं चावल के दाने जितना आप पेस्ट लेना है। अब यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि इश्तिहार में पूरी पेस्ट हमेशा ब्रश के ऊपर लगाई, तो ये गलत मिथ है। एक्चुअली मैं ये कहती हूँ कि जो आप देखते हैं वो आप करते हैं, तो वो आपको थोड़ी सी एजुकेशन बहुत जरूरी होती है पेशेंट्स की। और हमेशा मैं जब भी मुझे मौका मिला है जिस भी फॉर्म पे, कमी बहुत है हमारे मुल्क में, तो ये चीज़ है बहुत ज़्यादा जो हमने ब्रशिंग का ख्याल करना है, बदबू यहाँ पे हमारी बेटर हो जाएगी। अब कैसे हम खाने से अपनी बदबू खत्म कर सकते हैं? यूजुअली सिलेक्शन ऑफ फूड्स बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका बीफ या मीट हो गया या आपका दूध हो गया, ये ऐसी ग़िज़ाएं होती है जो आपके मुंह के अंदर अमाइनो एसिड्स छोड़ देती हैं। वो क्या करता है कि आपके मुंह के अंदर बदबू क्रिएट करता है या उधर रिटेन कर जाता है, ये दांतों के दरमियान फंस जाते हैं, गोश्त तो आपको पता है। तो उन पेशेंट्स में हम कहते हैं कि ब्रश तो करेंगे वो, लेकिन फ्लॉस भी करें। होता क्या, आपका रोज़ा तो बंद हो जाता है, लेकिन आपके दांतों के दरमियान अगर आप फ्लॉसिंग जो धागा होता है वो फ्लॉसिंग ना गुजारें या आप इंटरडेंटल ब्रशिंग ना करें, तो उससे क्या होगा कि वो खाना वहीं रहा, आपका रोजा टूटने का। टूथपिक हम मना करते हैं, उससे ब्लड निकलता है। टूथपिक से हम इसलिए मना करते हैं कि इट्स सो डेंजरस। बहुत सारे लोग करते हैं इस्तेमाल खाने के। आपको याद होगा हम जहाँ जहाँ रेस्टोरेंट्स में जाते हैं वहाँ टूथपिक पड़े हुए होते हैं। ऐसा ही है। तो मैंने अपने घर में भी ये चीज़ चेंज की और मैं यहाँ पे व्यूअर्स को भी बताती चलूँ कि टूथपिक्स बिग नो है, आपने उसके सब्स्टिट्यूट में फ्लॉस यूज़ करना है। फ्लॉस क्या होता है, एक धागा होता है और वो दांतों के दरमियान आप गुजारते हैं। डेंटल फ्लॉस होता है, वो दांतों के लिए ही बना हुआ होता है और वो आप एक दफ़ा मील के बाद करें यूज़ और फेंक दें उसको, वो डिस्पोजेबल होता है। इसी तरह इंटरडेंटल ब्रशेस होते हैं। बहुत सारे लोग हमें शिकायत करते हैं कि दांतों के दरमियान बहुत गैप है और उसकी वजह से उनका खाना बहुत नीचे तक फंस जाता है और वो बहुत मुश्किल होती है उनको ब्रश करने में, क्योंकि ब्रश यूजुअली गुजरते नहीं है वहाँ से। तो हम उनको इंटरडेंटल ब्रशेस कहते हैं, जो दांतों के बिल्कुल दरमियान से ना आपको सफाई करवाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ब्रशेस का आप इस्तेमाल करें। लोगों को इसके बारे में भी पता नहीं है। तीसरी चीज़ हमेशा मैं कहती हूँ कि आप ब्रश हम देखते हैं नॉर्मली सॉफ्ट होना चाहिए फिर हार्ड होना चाहिए। सो 3 टाइप
टाइप्स के ब्रशेज होते हैं, एक होता है सॉफ्ट, एक होता है मीडियम और एक होता है हार्ड। सो हम हमेशा कहते हैं कि आप पेशेंट्स को कि सॉफ्ट ब्रशेज लें। नॉर्मली हर किसी को सॉफ्ट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके एनामल, जो कि आपकी आउटर लेयर होती है दांत की, वो बहुत मोटी है, थिक है, उनमें आप हार्ड ब्रशेज रिकमेंड करते हैं, वरना इट्स नॉट रिकमेंडेड। सो सॉफ्ट ब्रशेज सबसे नॉर्मली हमें यूज करने चाहिए। उसमें भी हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो शो नहीं करते ब्रिस्टल्स को। हमेशा से ब्रश के ऊपर लिखा हुआ देखें कि उसमें सॉफ्ट लिखा हुआ है तो ही आपने लेना है, अदरवाइज आपने बाई नहीं करना। और पेस्ट का भी इस्तेमाल हम हमेशा कहते हैं कि फ्लोरिडेटेड जो होता है, जिसके अंदर फ्लोराइड होता है, वही वाला पेस्ट लेना चाहिए। और वो जो आजकल मार्केट में आते हैं सोडा नमक ये वाले, ये सब कुछ गिमिक है, सब कुछ गिमिक है। और मैं हमेशा कहती हूँ, पहले तो आपको याद होगा बाकायदा वो जो आप देखते होंगे पान के ऊपर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो जिसको क्या कहते हैं चूना लगाते हैं, लोग उससे भी ब्रश करते थे। आपको पता है पुराने जमाने में लोगों की मिथ थी कि वो लेना चाहिए, यूज करना चाहिए, बट एक टाइम के बाद लोगों को पता चला कि दांतों पे सुराख आने लग गया। नॉर्मली मिसवाक करते हैं, वो बहुत अच्छा है, वो तो हमारा ज़ाहिर सुन्नत है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि मिसवाक सिर्फ इंडिविजुअली नहीं करना चाहिए, हमें उसके साथ एक सॉफ्ट ब्रशिंग भी करनी है। सो सुन्नत को भी बरकरार रखें, वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये नहीं कि उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि उसका भी एक लिमिटेशन ये है कि वो दांतों के दरमियान नहीं गुजरता। तो लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ कि मिसवाक को जारी रखें, क्योंकि एक सुन्नत है, उसमें बरकत है, लेकिन उसके साथ आपने ब्रश का भी इस्तेमाल बहुत करना है। लोग हमसे पूछते हैं माउथ वॉशेस इस्तेमाल करने चाहिए कि नहीं चाहिए। हम बच्चों में रिकमेंड नहीं करते माउथ वॉशेस। 10 साल से ऊपर की उम्र के जितने बच्चे हैं या बड़े हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वाकई उनसे स्मेल चली जाती है। यस, 100%। उसमें भी कुछ रिकमेंडेशन है। जो आपके माउथ वॉश का ढक्कन होता है, आपने कैप देखा होगा, उस कैप के हिसाब से आप आधा उसका माउथ वॉश भर दें और उतना ही हाफ आपने पानी भरना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आपने उसको स्विल करना है, मुंह के अंदर गुजारना है, गले में नहीं लेके जाना। रमजान में वैसे ही अलाउड नहीं होता, हम नहीं करते माउथ वॉश वगैरह, लेकिन अगर आप कुल्ली भी कर रहे हैं तो आप उसको अपने स्वॉलो नहीं करना, वरना रोज़ा टूट जाएगा। इवन मैं आगे बताऊंगी प्रोसीजर्स भी कुछ ऐसे होते हैं हम अलाउड नहीं करते इसी वजह से। लेकिन ये कि पानी का इस्तेमाल आपने स्वॉलो नहीं करना, आप कुल्ली करें अच्छी तरह, क्योंकि बहुत ड्राइनेस हो जाती है मुंह के अंदर बोल बोल के भी या काम पे जाके। तो फिर उनमें हम ये कहते हैं कि आप सफाई रखें, और सफाई करने से ये तरीका आपका होना चाहिए कि आप मुंह को कुल्ली कर लें और फिर उसके बाद कंप्लीट। ये बिल्कुल ऐसा ही है। हम सबका मसला है येलो टीथ। दांतों को वाइट कैसे किया जा सकता है? ओके, सो पहले तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं हमारी जो कि ऑलरेडी हमें नेचुरली वाइटनेस दे रही होती हैं, जिसमें हमारा ऑफ कोर्स दूध है। दूध तो आपको पीना ही चाहिए क्योंकि इससे कैल्शियम बनता है। कैल्शियम होगा तो वाइटनेस होगी आपके दांत की और आपकी बोन भी स्ट्रांग होगी, जो कि दांत की आपकी बोन है। सो ये एक चीज़ है। नंबर 2 मैं कहती हूँ हमेशा से कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नमक और लेमन के अंदर वो कट के मिक्स और उसकी वो कर रहे होते हैं बाकायदा मसाज दांतों के ऊपर। इट वर्क्स, लेकिन ये टेम्परेरीली एक है। आप ट्रीटमेंट्स करवाएं जो कि मैं कहती हूँ एक्सेप्टेबल। लोग बहुत सारी चीज़ें वो करना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोगों ने किया है, क्योंकि मेरा आजमाया बनी है, इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन ये कि ये काम किया है कुछ लोगों पे, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, सिट्रस है, उसका एक आपका एसिडिक एक रिएक्शन बनता है बेकिंग सोडा के साथ, तो वो रिएक्शन आपके दांत पे होता है। लेकिन अगर वो किसी और पेशेंट पे काम नहीं किया जिसके दांत पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, तो उसके लिए तो बेचारे के लिए अजाब हो गया। तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि जो दूसरे ने किया ऐसा नहीं आप भी उस कतार में खड़े हो गए। हमेशा से इन चीज़ों पर एक डॉक्टर, एक प्रोफेशनल की तरफ जाना चाहिए, डेंटिस्ट की तरफ जाना चाहिए जो आपको रिकमेंड करें। सो मैं हमेशा ट्रीटमेंट्स बताती हूँ। स्केलिंग पॉलिशिंग नंबर 1। अगर आपको स्केलिंग पॉलिशिंग से वाइटनिंग, आपके प्लाक कैलकुलस, आपके जितने भी पत्थर हैं मुंह के अंदर, या कोई गंदगी है जो सफाई नहीं हो रही है, कालापन है, पिलाहट है, वो ख़त्म हो जाती है तो ठीक है। अगर नहीं होती तो सेकंड स्टेज में हम वाइटनिंग, टीथ वाइटनिंग का रिकमेंड करते हैं। सो टीथ वाइटनिंग होती है क्या है? लेज़र टीथ वाइटनिंग होती है। हम आपके मसूड़े के पास एक बैरियर बनाते हैं जिसको हम पूरी कवरिंग करते हैं ताकि आपके मसूड़े पे कोई ब्लीच का असर ना पड़े। आपको पता है ये एक केमिकल ही होता है। उसके बाद हम इसको आपके पूरे वाइटनिंग के लेजर ट्रीटमेंट बताइए तो एक्सपेंसिव होगा। यस इट इज़, और लेकिन लोग करवाते हैं कॉस्मेटिकली, बहुत अच्छा लगता है, लोगों को जाना है अगर तो वो करवा सकते हैं। और इस मटेरियल को हम दांतों पे लगाते हैं 45 मिनट के लिए। दूसरी किट्स में हम 10-10 मिनट का सेशन करते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ किट्स। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, आप जब लगा देते हैं तो पेशेंट को आप 45 मिनट तक एक लेज़र का इफेक्ट दे रहे होते हैं और वो उधर सेट करके एब्जॉर्ब हो रहा होता है और वो आपके दांतों को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है फ्रॉम येलोइंग टू वाइट।
सो ये काम करता है, यस। लेकिन इसके भी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। अगर आपके क्राउन्स और ब्रिजेस लगे हुए हैं तो उसमें हम नहीं करते, ये क्राउन्स पे नहीं करते हम वाइटनिंग। अगर पेशेंट तारे पहन रहे हैं जो कि ऑर्थो ब्रेसेस होता है, उसमें हम मना करते हैं। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म ऑलरेडी लगता है तो उसमें भी हम मना करते हैं। तो 3-4 सूरत हाल है जिसमें हम बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, वाइटनिंग कर ही नहीं सकते हम उसमें। और आजकल मार्केट में हम देख रहे हैं वाइटनिंग सीरम बहुत आए हैं तीत के लिए, क्या ये इस्तेमाल करने चाहिए? हाँ, दे गिव यू टेम्परेरी रिलीफ, जैसे कि सिरम्स हैं, स्ट्रिप्स हैं, बहुत सारी वाइटनिंग स्ट्रिप्स भी आई हुई हैं ट्रांसपेरेंट, वो सब काम करती हैं, लेकिन वो कुछ घंटे या कुछ दिनों के लिए होती हैं। बट वाइटनिंग जो उनका कोई नुकसान नहीं, डैमेज तो नहीं करते जब तक आप स्वॉलो नहीं करते या फिर आप उसको गम्स की तरफ या मसूड़े की तरफ नहीं रखते तब तक वो कोई नुकसान नहीं करती। बस ये हो गया वाइटनिंग वाली चीज़ हो गई। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जो कि हमें कहते हैं कि मसूड़ों से खून निकलता है। यूजुअली जब सफाई नहीं होती है जिन मसूड़ों में, उनमें सबसे ज़्यादा ये खून निकलने वाली जो है ना शिद्दत होती है, और ये यूजुअली इसीलिए होती है कि सफाई सही तरह नहीं है, या पेशेंट प्रेग्नेंट है, या पेशेंट को हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है, उनमें भी ये सूरत हाल होती है कि मसूड़े। ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके दांतों के बहुत से मसाइल होते हैं, उनके तो डायबिटिक होते हैं, डायबिटिक में तो आपको पता है बाकायदा दांत हिल जाते हैं, मोबाइल हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी जड़ें कमजोर होती जाती है ना। आपने देखा होगा उनको रेटिनोपैथी होती है, उनको हर चीज की पैथीज होती है। तो पेरिडोंटल इश्यूज जो हम कहते हैं जड़ों के जो इश्यूज होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं इन पेशेंट्स के अंदर जो डायबिटिक होते हैं। हाइपरटेंशन वालों को बहुत मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों में बहुत ज्यादा खून आना, ब्लड आना, व्हाइटपन भी आता दांतों में से। बहुत सारे ब्लड प्रेशर के मरीज जो होते हैं ना वो दांतों को पीसते भी हैं, क्लेंच भी करते हैं, और वो उनको पता नहीं चलता, वो बैठे बैठे पीस रहे होते हैं और उससे उनको सेंसिटिविटीज शुरू होती है। सो उससे फिर आपका बच्चों में ज्यादा ये आदत पाई जाती है, क्योंकि बच्चों को स्ट्रेस होता है स्कूल्स का, और बाकी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होता है जो, तो उनको जबड़ों का भी मसला बड़ा होता है कि मुंह खुला रह गया, लॉक हो गया जॉ, और ये बहुत नॉर्मल है कि पट्ठों में तकलीफ होना, जबड़ों की पट्ठों में तकलीफ होना, जॉ का लॉक हो जाना, ये इतना नॉर्मल है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रमज़ान के अंदर आपका रूटीन इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा होना चाहिए, सुकून होना चाहिए कि आपको कभी रोज़ा ना लगे और आप नॉर्मल रूटीन में हो, और आप अपने काम पे भी इस तरह ना हो कि क्या रोज़े में हम ये काम नहीं कर सकते। और जैसे हम भी एक डॉक्टरी फील्ड से, हम सर्जरीज भी कर रहे होते हैं, हम सारे काम भी कर रहे होते हैं, आप अपने आप को पूरे एक उसमें रखेंगे ना रूटीन में, तो आपको कभी रोज़ा लगेगा ही नहीं। और अच्छी डाइट होनी चाहिए बस, ताकि आपकी न्यूट्रिशन पूरी कंप्लीट हो। दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। और नॉर्मल रूटीन में जिस तरह से आप बता रही हैं वाइटनिंग वगैरह के लिए, हमें दांतों के लिए, हेल्दी दांतों के लिए हमें कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए? ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट, हम सबसे पहले दूध कहते हैं नंबर 1, ये तो हमारे टॉप लिस्ट पे। मखाने, मैंने आपको जैसे बताया, मखाने का हमारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, कैल्शियम भरपूर है उसके अंदर। उनको आप सेक के भी खा सकते हैं, उनको आप खीर के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं टोमेटो वगैरह के साथ, हम उनको कहते हैं मसूड़ों का मसला ख़त्म हो जाता है। कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जैसे कि लाइकन प्लानिस है, जो कि गालों पर बाकायदा, जो कि बकल मिकोजा हमारा रीजन होता है, वहाँ पर आपकी बाकायदा सफ़ेदी बन जाती है। उन सफ़ेदी को ख़त्म करने के लिए आप बहुत सारे पेशेंट्स को कहते हैं कि आप टमाटो खा लें, रोज़ाना एक कच्चा टमाटर खा लें। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके अंदर पथरी का मसला है तो उसको डीसीड करके खा लें। गाजर हम कहते हैं खा लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर कैरोटीन होता है। सो लाइकोपिन इन टोमेटो एंड कैरोटीन इन गाजर, ये दोनों आपको एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। कभी आपको मसूड़ों का मसला नहीं होगा, एलर्जीज़ का मसला नहीं होगा, ये बहुत ज़रूरी होती है ग़िज़ा के अंदर। दांतों के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि सिट्रस फ्रूट्स खाएँ, ये बहुत अच्छे होते हैं, हमारे न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। विटामिन डी की डाइट खाएं जिसके अंदर आपके पास तमाम वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं, वो तमाम आपने लेने हैं क्योंकि इनसे आपको फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। सो यूजुअली लोग ये भी कर रहे होते हैं कि विटामिन डी के लिए धूप के पास बैठ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, विच इज़ रियली गुड, आपको नेचुरल विटामिन डी मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जिनको आपने करना है, जो कि आपके दांतों के लिए बहुत अच्छे हैं और मसूड़ों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो कुछ ऐसे अफराद होते हैं उनके दांतों में नॉर्मली बहुत ज़्यादा पेन रहता है, फौरी वो मेडिसिन खा लेते हैं, तो क्या मेडिसिन खानी चाहिए हमें दांतों को लेकर? सो सबसे पहले तो मसला यहाँ आता है कि जब हम इस्तेमाल अपने खाने का जिसमें मीठा खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं या स्टिकी चीज़ें, ये बात दुरुस्त है कि मीठा खाने से दांतों में पेन होता है? यस, क्योंकि बच्चों में तो ये कीड़ा लग जाता है। बच्चों में तो ये मसला है ना कि बच्चे स्टिकी कैंडीज खाते हैं जो कि स्टिक कर जाती है दांतों के ऊपर, और ब्रश नहीं करते। हमेशा जो भी खाने के बाद आधे घंटे बाद आपने ब्रश करना है, फौरन ब्रश नहीं करना। लोग ये भी गलतियां करते हैं, आधे घंटे बाद कीड़ा अपना असर शुरू करता है, तो आप फौरन ब्रश भी कर लेंगे, कोई फायदा नहीं होना। आपको आधे घंटे बाद ब्रश करना है, उसके बाद वो कीड़ा अपना असर करेगा, उससे पहले आप उसको ख़त्म कर चुके होंगे, उस जगह से हटा चुके होंगे। सो इंपॉर्टेंट ये है कि हमेशा आपकी रूटीन ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपने बहुत ओवर कोई मीठा खाया है, कोई डिज़र्ट खाया है, कोई कैंडी खाई है, कोई बहुत ज़्यादा जलेबी वगैरह खा ली है, कोई भी मीठी चीज़ खाई है,
आधे घंटे बाद आपने ब्रश लाजमी करना है। और तो नॉर्मली क्या रूटीन होनी चाहिए, हमें दिन में कितनी बार जो है वो ब्रश करना चाहिए? ओके, सो 2 दफ़ा ब्रश रिकमेंडेड है। सुबह नाश्ते के बाद, लोग करते हैं नाश्ते से पहले, ये पूरी आवाम उल्टा करती है। इसका एक खास रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ। जब आप रात को सोने के बाद कर लेंगे ना ब्रश, सो गए और आपने ब्रश करके सोए, पूरी रात आपने ब्रश किया हुआ था तो आपको मुंह को प्रोटेक्शन मिल गई। फिर आपने नाश्ता किया, वही आपका रात का रूटीन चला था, आपने नाश्ता किया, कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, और फिर आप ब्रश करके पूरा दोपहर चलाएंगे और रात तक आप वेट करेंगे तो वो आपके मुंह को जो है, दांतों को प्रोटेक्शन देगा। सो हमेशा नाश्ते के बाद करना चाहिए और रात को सोने से पहले करना चाहिए। दिस इज द रूटीन विच वी हैव टू फॉलो। और फ्लॉसिंग हर खाने के बाद जरूरी है। ये रूटीन अगर आप करते हैं, आपको मुझे नहीं लगता कभी स्केलिंग की जरूरत पड़ेगी या कोई और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोग हमारे पास कीड़े के साथ आते हैं, वो इतना लेट आते हैं कि फिलिंग का केस नहीं बनता, वो रूट कैनाल का बन जाता है, और रूट कैनाल नहीं कराते तो फिर वो एक्सट्रैक्शन का केस बन जाता है। तो ये एक चीज़ है जो एक सीक्वेंस है, अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर लेंगे तो आप ना एक्सट्रैक्शन करवानी पड़ेगी, ना खर्चा आपका ज़्यादा होगा, फिर वो इम्प्लांट लगवाना है या ब्रिज लगवाना है, उन आप खर्चों में लग जाते हैं। कुछ लोग जो कुछ अफराद होते हैं उनके दांतों में स्पेस बनना शुरू हो जाती है, उन्हें क्या करना चाहिए? वो स्पेस का भी रीज़न है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दांत बेशक अपने दांतों को तोड़ रहे होते हैं, जैसे पैराफंक्शनल हैबिट कहते हैं हम, या पेंसिल मार रहे होते हैं अपने मुंह के अंदर, या कोई पेपर या कोई कागज़ खोल रहे होते हैं, या कोई चिप्स का पैकेट खोल रहे होते हैं दांतों से, या सबसे वर्स्ट हैबिट है टूथपिक। वो क्या करते हैं आपके दांतों के दरमियान, या फिर बॉटल का ढक्कन हम हर पैराफंक्शनल हैबिट कर रहे हैं, उससे क्या होता है आपके दांतों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता गैप बन जाता है, और उससे क्या होता है कि आप बाकायदा एक डायस्टीमा की शक्ल आ जाती है, बीच में 2 दांतों के दरमियान गैप है और वो अच्छा नहीं लगता। फिर उसको हम बंद करते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, फिलिंग के बिल्डअप से भी करते हैं हम, कॉम्पोजिट भी करते हैं। दूसरा तरीका विनियर्स होता है। आप देखते हैं हर सेलिब्रिटी आजकल विनियर्स लगवा रहा है, आपको देखा होगा आपने, ऐसे कैप्स होते हैं, ऐसे निकल के लग जाते हैं, या फिर क्राउन्स। बिल्कुल। और जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस हम देखते हैं उनके दांत बहुत वाइट होते हैं, वो सब कॉस्मेटिक है। हाँ, ये आजकल कॉस्मेटिक्स डेंटिस्ट्री है हमारे पास, जो कि एक रिनाउंड फील्ड है और इस पे बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। दांतों की सफाई के साथ साथ हमें जो है जुबान की सफाई कैसे करनी चाहिए, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हमारे ब्रश के पीछे ही एक आप देखेंगे ब्रिस्टल्स टाइप तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक नोकीली कोई एक इस तरह से बनी हुई होती है जो कि टोटली टंग की ब्रशिंग के लिए होता है। ये लोगों को पता ही नहीं है। तो आप बैक साइड ऑफ योर ब्रश, जो आपके ब्रिस्टल्स के पीछे वाला साइड होता है, उससे भी ब्रश कर सकते हैं, और अच्छी तरह से आपने सॉफ्ट हैंड से उसको राउंड एंड राउंड करके अपनी ज़बान को साफ करना है। और ये सबसे आखिर में आपने करना है, जब आप तमाम आगे, अंदर, पीछे, साइड पे, ऊपर, नीचे सब कर लेंगे। सबसे पहले आपने ऊपर करना है ब्रश, बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर आपने नीचे वाले बाहर और फिर नीचे वाले अंदर। जब आपका पूरा ऊपर का साफ होकर नीचे गिरेगा और फिर आप डंग को कर लेंगे तो एक साथ आप कुली जब करेंगे तो एक साथ आपकी ब्रशिंग कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं हमारा ब्रश ही नहीं पहुंचता, तो आपने एंगल 45 का रखना है और ऐसे एंगल पे रखते हुए आपने इसको रोल मोशन में, सर्कुलर मोशन में ब्रशिंग करनी है, मसूड़े से दांतों की तरफ, राउंड शेप में। यस। और हमेशा मसूड़ों से दांतों की तरफ जाएंगे तो मसूड़ों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और दांतों की भी। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि रमज़ान में हम कौन से प्रोसीजर्स करवाएं, कौन से नहीं। वैसे तो हम हमेशा से उनको कहते हैं कि जो इमरजेंसी प्रोसीजर्स है वो आप जाहिर सी बात है उसके लिए ट्रीटमेंट क्या बात करें, वाइटनिंग ट्रीटमेंट तो आपका जैसे कि एक कॉस्मेटिक है तो वो आप इफ्तार के बाद भी करवा सकते हैं, लेकिन उसमें आपका रोज़ा टूटने का होता है। रीज़न बीइंग कि आप केमिकल भी जा रहे हैं, आप एब्जॉर्ब कर लिया अगर आपने, या आपने अपना पानी या थूक जो है वो पानी के थ्रू ले लिया, अंदर swallow कर लिया, तो वो फिर आप बच नहीं सकते। 45 मिनट तक आपके प्रोसीजर आप स्टॉप हो जाते हैं, तो उसमें रोज़ा टूटने का होता है खदशा। बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर जिसमें आपकी ब्लीडिंग हो जाएगी, जैसे स्केलिंग हो गया या आपकी एक्सट्रैक्शन होती है, उसमें हम पहले से पेशेंट को कहते हैं कि रोज़ा ना रख के आए, आपने उस दिन आपको रोज़ा की बजाय आपका ये एक्सट्रैक्शन होना है तो आपने नहीं रखना है। तीसरी चीज़, बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि एनेस्थीसिया अगर हम लगाते हैं मुंह के अंदर तो उससे रोज़ा टूटेगा कि नहीं। हम बता देते हैं कि नहीं, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, वो एक आपको सुन करने के लिए डाला गया है, तो वो रोज़ा नहीं तोड़ेगा। लेकिन बहुत सारे नहीं टूटता, लेकिन पेशेंट्स को हम बता देते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो आप उस दिन रोज़ा ना रखें बेशक। कुछ लोगों को डर भी होता है। तो रमज़ान में हमें जो दांतों की सफाई करवानी चाहिए रोज़े की हालत में? रोज़े की हालत में तब जब आपकी बहुत कंपल्जन है, अदरवाइज आप इफ्तार पे ऐसे प्रोसीजर्स करवाएं ज़्यादा बेहतर होते हैं। जो कंपल्सरी प्रोसीजर जिसमें आपका दांत का दर्द है, रूट कैनाल है, वो आपको लाजमी करवाना चाहिए और उस पर रोज़ा आपको टूटता है। अगर आपका रोज़ा और आपके दांत में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, उसमें हम आपको ये कहते हैं कि उस वक्त तो आपको ऑफ कोर्स प्रोसीजर करने के लिए तुड़वाना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम यस, क्योंकि आप जब आपका एक्सट्रैक्ट जब आपका दांत में से निकालेंगे सारा कीड़ा वगैरह, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर आपके फूड पार्टिकल्स ही है ना जो आपके मुंह के अंदर जा रहे हैं, सो वो अल्टीमेटली आपके रोजे को तोड़ देगा। सो ये जरूरी होता है कि हम पेशेंट को पहले से बता दें कि जब हम आपकी रूट कैनाल शुरू करेंगे तो उसके अंदर जाहिर सी बात है फाइलिंग के बाद आपका वो सारा
सारा मटेरियल बाहर आएगा और आपको टेस्ट आ अगर सकता है। रमजान में देखते हैं हम कि दांतों में अगर ब्लड आने लग जाता है तो क्या उससे भी रोजा टूट सकता है? यस, कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि नहीं, लेकिन कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि अगर उसे थूक दिया जाए और टेस्ट ना किया जाए तो फिर वो उसका नहीं टूटता। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर खून आपको आ गया तो ऑफ कोर्स टूट गया है। कोई चीज़ आपके मुंह के अंदर चेंज होकर आई है और आपने उसको टेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब हो गया आपके मुंह के अंदर, तो एक तरह से वो समझ लें आपका टूट चुका है। तो हमेशा से बेहतर ये होता है कि प्रोसीजर्स आपके इफ्तार के बाद करवाएं। अगर नहीं तो फिर आप ऑफ कोर्स ये कर सकते हैं कि रोजे को उस दिन ना रखें। बिल्कुल, ये भी नॉर्मली होता है। आप जिस तरह से बता रही हैं दांतों को वो ट्रीटमेंट होता है वाइटनिंग के लिए, लेकिन समटाइम हम देखते हैं कि दांतों में स्टेन्स बनना शुरू हो जाते हैं। आपके दांत येलो लेकिन उसमें वाइट स्टेन्स बन रहे हैं, उसके पीछे क्या ये लॉजिक है अच्छा, उसकी? वो हम फ्लोरोसिस कहते हैं उसे। वो क्या होता है कि जब बहुत ओवर फ्लोराइड आप ले लेते हैं पानी के जरिए। कसूर में एक स्टडी हुई थी और उसमें सबसे ज्यादा हर मरीज, मैं हर बच्चे को देखती थी, उनमें वाइट दाग थे, ऐसे ऐसे अजीब से दाग जो कि जाते भी नहीं है। कहा जाता है कैल्शियम की कमी की वजह से नहीं, होता ये गलत है ना, मिथ है। फ्लोरोसिस इसको कहते हैं हम। फ्लोराइड जो है ना वो ओवर हम ले लेते हैं पानी के जरिए या वार्निश के जरिए या पेस्ट इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर फ्लोराइड है। तो ये पानी का इस्तेमाल ज्यादा चेक करना चाहिए क्योंकि पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी के अंदर, टूथपेस्ट तो इतना नहीं होता। तो हम हमेशा कहते हैं कि पानी को चेक करवाएं अपना। और लिटरली कसूर के अंदर तमाम पानी के अंदर फ्लोराइड बहुत ज्यादा था एक्सट्रीम पे, फिर उनका फ्लोराइड लेवल को मेंटेन किया गया। तो ये बहुत जरूरी, पेशेंट्स को पता होना चाहिए कि हर चीज एक एतदाल में इस्तेमाल करना जरूरी है, हर चीज का ओवर इस्तेमाल नहीं होना क्योंकि चाहिए। आपकी पर्सनालिटी पे जो वो दांतों का बहुत ज्यादा वो बिल्कुल। असर होता है। तो जो दांतों की जो सफाई है वो बहुत जरूरी है। तो इसके साथ ही जो नाज़रीन प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिए, फिर आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।